हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एल के अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स फरवरी सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज़। ओके, हमारी पहली न्यूज़ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स, कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अभी इनोग्रेशन किया है इंडिया एनर्जी वीक 2023 का। कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। उसके बारे में बात करते हैं। ये जो इंडिया एनर्जी वीक है वो कहाँ पे होने वाला है? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर के अंदर होने वाला है। और इस इंडिया एनर्जी वीक का जो ऑब्जेक्टिव है कि ये हम क्यों ऑर्गेनाइज करते हैं, टू हाईलाइट द इंडियाज इंक्रीजिंग प्रूवेस एज एन एनर्जी ट्रांजिशन पावर हाउस। कि भाई इंडिया ने किस तरीके से ओवर द ईयर्स एनर्जी के ऊपर काम किया है, और एनर्जी के ऊपर नहीं, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर काम किया है, एनर्जी ट्रांजिशन के ऊपर किस तरीके से काम किया है, एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर किस तरीके से काम किया है। वो एक एग्जीबिशन करने के लिए एक इवेंट का आयोजन करते हैं हम हर साल। तो इस बार का इंडिया एनर्जी वीक कहाँ पे आयोजन किया गया? बेंगलुरु के अंदर, बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर के अंदर, राइट। कि इंडिया एनर्जी वीक इज हेल्ड अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस एंड इज ऑफिशियली सपोर्टेड बाय द फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये जो इंडिया एनर्जी वीक है, जो हर साल कौन ऑर्गेनाइज करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ऑर्गेनाइज करता है, और एक संस्था है फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री। ये दो संस्था साथ में मिलके, बराबर ना, एक मिनिस्ट्री और एक संस्था साथ में मिलके हर साल इंडिया एनर्जी वीक का ऑर्गेनाइजेशन करती है, राइट। ओके, इसके अलावा पीएम मोदी जी ने यहाँ पे एक अनाउंसमेंट किया है कि तुमाकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट किया जाएगा। कितने एकड़ का? 8,484 एकड़ का इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट। ये प्रोजेक्ट हाथ पे लिया गया है एज अ पार्ट ऑफ चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। देखो फ्रेंड्स, ये लाइन को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहा है कि इंडिया के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसको एफिशिएंट बनाने के लिए पूरा जो कोस्टल एरिया है ना, पूरे इंडिया का जो कोस्टल एरिया है ना, उसको इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। बराबर ना? ओके, अभी ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में जो भी फैक्ट्री, जो भी कंपनी काम करेगी, बराबर ना, उसको कुछ फैसिलिटीज़, कुछ इंसेंटिव्स, कस्टम ड्यूटी में कुछ माफ़ी दी जाएगी, बराबर ना, एक्सपोर्ट के अंदर कुछ एग्जेम्पशन दिया जाएगा, बराबर ना, राइट। तो ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंदर जितनी भी कंपनीज काम करती है उसको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करे, कम से कम इंपोर्ट करे, बराबर ना, और अपने इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन बड़ी एफिशिएंट मैनर में हो पाए, बराबर ना। इसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए जा रहे हैं, और ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ये पूरे भारत के कोस्टल एरिया को कवर करने का एक प्लान है, बराबर ना। तो उसमें से, और ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है वो कौन से प्रोग्राम के अंदर में बनाए जा रहे हैं? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। तो मैंने बोला कि भाई पूरे भारत के कोस्टल एरिया को यहाँ पे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की प्लानिंग चल रही है, राइट। और उसमें से एक है चेन्नई से बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, चेन्नई से बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और उसके अंदर, ये कॉरिडोर के अंदर जो तुमाकुरू डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका के अंदर, वहाँ पे इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट करने की बात चल रही है। कितने एकड़ की? 8,484 करोड़ एकड़ की, बराबर ना, राइट। आई थिंक समझ में आया होगा, बराबर ना। ओके, तो यहाँ पे ये जो इंडिया एनर्जी वीक है, बराबर ना, वहाँ पे पीएम मोदी जी ने सबसे पहले क्या किया? इनोग्रेशन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, जो एशिया की सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, बराबर ना। और ये इसका फाउंडेशन स्टोन कब रखा गया था? 2016 के अंदर। जो शुरुआत में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर बनाने वाली है, उसके बाद वो लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी बनाएगी और इंडियन मल्टीरो हेलीकॉप्टर भी बनाएगी, बराबर ना। ओके, और उसके अलावा एक इंडस्ट्रियल जो कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम है हमारा, ओके। और उसके अलावा नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में चेन्नई बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो ये कॉरिडोर है वहाँ पे तुमाकुरू इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट करने का प्लानिंग चल रहा है, राइट। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है।
हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि पीएम मोदी ने भी लॉन्च किया है और डेडिकेट किया है यूनिफॉर्म्स अंडर द IOCL अनबॉटल्ड इनिशिएटिव। उसके बारे में बात करते हैं। देखो फ्रेंड्स, ड्यूरिंग द इनॉग्रेशन फंक्शन ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक 2023, पीएम मोदी launched the uniforms under the unbottled initiative of the Indian Oil Corporation Limited, with each uniform supporting the recycling of around 28 used polyethylene terephthalate bottles। मतलब जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक से जो बनी हुई जो बॉटल्स है, ऐसी 28 यूज बॉटल में से एक यूनिफॉर्म बनाया गया है रिसाइकल करके। किसके द्वारा? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। उसके कौन से इनिशिएटिव के अंडर में? तो अनबॉटल इनिशिएटिव के अंडर में। यहाँ पे वो चीज़ ध्यान में रखनी है, बराबर ना। अगर मैं अनबॉटल इनिशिएटिव की बात करूँ IOCL की, तो IOCL हैज़ डेवलप्ड द यूनिफॉर्म्स मेड ऑफ द रिसाइकल पॉलिएस्टर एंड कॉटन फॉर रिटेल कस्टमर अटेंडेंस एंड LPG डिलीवरी पर्सोनल। एक यूनिफॉर्म बनाया गया उनके पर्सोनल का, बराबर ना। और ये यूनिफॉर्म सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है, बराबर ना, स्पेशली जो यूज बॉटल होती है उसको रिसाइकल करके बनाया गया है। इन ऑर्डर टू टेक दिस इनिशिएटिव फर्दर, IOCL has launched Unbottled, एक ब्रांड फॉर द सस्टेनेबल गारमेंट्स मेड फ्रॉम द रिसाइकल पोलिएस्टर। यस, ये जो इनिशिएटिव है IOCL का, वो इंस्पायर किया किससे हुआ है? बाय द PM's कमिटमेंट टू फेस आउट द सिंगल यूज प्लास्टिक, बराबर ना। तो PM का जो ये कमिटमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है IOCL के द्वारा, बराबर ना। ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है ये इंडिया एनर्जी वीक के दौरान, कि इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसने एक ब्रांड अनबॉटल्ड ब्रांड लॉन्च किया है, बराबर ना, अनबॉटल्ड नाम के। कि इस ब्रांड के अंडर में वो यूनिफॉर्म बेचेगा, बराबर ना, कि जो रिसाइकल किया गया है एक यूनिफॉर्म 28 यूज्ड प्लास्टिक सिंगल यूज प्लास्टिक बोतल में से रिसाइकल किया गया है, बराबर ना। कौन से इनिशिएटिव के अंडर में? अनबॉटल इनिशिएटिव। और ये किसका इनिशिएटिव है? IOCL का। आई थिंक समझ में आया होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है फ्रेंड्स, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अनवेल्स इंडियाज फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी फॉर द हैवी ड्यूटी ट्रक्स। इसके बारे में देखते हैं। द फर्स्ट हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन technology solution for the heavy duty trucks was introduced by the Reliance Industries Limited and launched by PM Modi ji at इंडिया एनर्जी वीक 2023 इन बेंगलुरु कर्नाटका। तो इस वीक के दौरान मोदी जी के द्वारा एक और इनोग्रेशन किया गया इंडिया का पहला हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन, जो किसके द्वारा डेवलप किया गया है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। ओके, इसके बारे में देखते हैं। अंडर इट्स नेट जीरो ऑब्जेक्टिव, Reliance Industries Limited developed the hydrogen internal combustion engine technology alongside its vehicle partner अशोक लेलैंड एंड फ्यू अदर पार्टनर्स। अशोक लेलैंड के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पार्टनरशिप करके ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है। हाइड्रोजन internal combustion engine powered vehicles will redefine the future of the green mobility since they will emit the near zero emissions, perform on par with the conventional diesel trucks, मेक लेस नॉइस एंड हैव प्रोजेक्टेड ऑपरेटिंग कॉस्ट रिडक्शंस, बराबर ना। तो इसकी इस बेनिफिट की वजह से, बराबर ना, जो इंडिया का कमिटमेंट है नेट जीरो कार्बन एमिशन का, उसके अंदर वो अच्छी तरीके से कंट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो यहाँ पे तीसरी चीज़ क्या लॉन्च की गई, कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है। इंटरनल कंबशन इंजन तो है जो हमारे नॉर्मल ट्रक्स वगैरह जो नॉर्मल व्हीकल्स के अंदर यूज़ होता है, लेकिन ये हाइड्रोजन पावर्ड है, राइट। और ये इंडियन टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा। किसके साथ पार्टनरशिप करके? अशोक लेलैंड के साथ पार्टनरशिप करके, बराबर ना। ओके ओके ओके, कि पीएम मोदी ने अनवेल किया E20 फ्यूल एज अ पार्ट ऑफ द इंडिया एनर्जी वीक 2023। ये E20 फ्यूल क्या होता है, कि एक ऐसा फ्यूल कि जिसमें 80% पेट्रोल हो और 20% इथेनॉल हो, मतलब इथेनॉल का ब्लेंडिंग 20% हो उस पेट्रोल के अंदर, इसको बोलते हैं E20 फ्यूल, राइट। इन अकॉर्डेंस विद द इथेनॉल ब्लेंडिंग रोड में PM लॉन्च E20 फ्यूल एट 84 रिटेल आउटलेट्स ऑफ द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इन 11 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, राइट। अगर मैं इस E20 फ्यूल के बारे में बात करूँ, इज अ ब्लेंड ऑफ 20% इथेनॉल विद द पेट्रोल in order to progress towards the government of India's target of complete 20% blending of the ethanol by 2025, HPCL and other oil marketing companies are developing the 2G or
3G इथेनॉल प्लांट्स, बराबर, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन इथेनॉल प्लांट्स बना रहे हैं। ओके ओके तो कि इंडिया का टारगेट क्या है फ्रेंड्स E20 फ्यूल के बारे में? तो इंडिया का टारगेट है कि पेट्रोल के अंदर 20% ब्लेंडिंग करना इथेनॉल का, कब तक करना है? 2025 तक, बराबर ना। जितने भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जितने भी रिटेल आउटलेट्स ऊपर जो भी पेट्रोल मिल रहा है उसके अंदर 20% इथेनॉल का ब्लेंडिंग करना है 2025 तक। इसके लिए HPCL और अदर ऑयल मार्केटिंग कंपनी ने है ना इथेनॉल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स भी बनाए हैं, राइट। The ethanol blending program and the biofuels program have improved the India's energy security. एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है कि हम अगर रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करेंगे तो हम हमारी एनर्जी को सेव कर पाएंगे, बराबर ना, राइट। तो ये जो इथेनॉल को पेट्रोल के अंदर ब्लेंड करने का जो मिशन है वो कौन से प्रोग्राम में कैरी आउट किया जा रहा है? इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के अंडर में, राइट ना। ओके तो इंडिया एनर्जी वीक के दौरान इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए, एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है कि भाई इंडिया एनर्जी वीक सबसे पहले तो कहाँ पे आयोजित किया गया? बेंगलुरु के अंदर आयोजित किया गया, राइट। उसके अलावा इंडिया एनर्जी वीक किसके तरह आयोजित किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्री के द्वारा आयोजन किया गया, बराबर ना। उसके अलावा इस इवेंट के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का सबसे एशिया का सबसे लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया PM मोदी जी के द्वारा, बराबर ना। उसके द्वारा IOCL के द्वारा एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, बराबर ना। कौन सा इनिशिएटिव? अनबॉटन इनिशिएटिव। उसके अंदर में यूनिफॉर्म बनाए गए हैं, राइट। एक यूनिफॉर्म 28 यूज्ड प्लास्टिक बोतल में से बनाया गया है, ओके। उसके अलावा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा एक टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है जो इंडिया की पहली हाइड्रोजन इंटरनल कंबशन इंजन टेक्नोलॉजी है, बराबर ना। तो उसका इनॉग्रेशन किया गया और उसके अलावा E20 फ्यूल को लॉन्च किया गया, बराबर ना। तो ये 4 चीज़ों को लॉन्च किया गया है इंडिया एनर्जी वीक के दौरान, बराबर ना, ओके। अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस की बात करूँ तो हमारे यूनियन मिनिस्टर कौन है? हरदीप सिंह पुरी है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? उसके रामेश्वर तेली, ओके। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि इंडिया टॉप्स एज मोस्ट इंक्लूसिव नेशन फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज़, किसके अकॉर्डिंग? ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो इस न्यूज़ को समझने से पहले रिलीजियस माइनॉरिटीज़ क्या होते हैं? रिलीजियस माइनॉरिटीज़ मतलब फ्रेंड्स कि रिलीजन के अकॉर्डिंग जिनकी पॉपुलेशन एक देश के अंदर सबसे कम होती है उसको बोलते हैं रिलीजियस माइनॉरिटीज़। और ये रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कौन से देश के द्वारा एक अच्छी तरीके से अडॉप्ट किया गया है उसके बारे में ये रिपोर्ट बात बता रहा है, ओके। एज अ पार्ट ऑफ द सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस इनॉग्रल असेसमेंट ऑन द ग्लोबल माइनॉरिटीज़ इन इट्स ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट, India has top one among the 110 nations for its inclusivity measures towards the religious minorities. और इंडिया हैज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एक्सेप्टेंस। टोटल 110 कंट्री का सर्वे किया गया है ये संस्था के द्वारा, राइट। संस्था का नाम क्या है? सेंटर फॉर पॉलिसी एनालिसिस। और इसके द्वारा पहली बार ये रिपोर्ट लॉन्च किया गया है और इंडिया इस रिपोर्ट के अंदर टॉप किया है। इंडिया इज फॉलोड बाय द साउथ कोरिया, जापान, पनामा एंड US एट द सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पोजिशंस रिस्पेक्टिवली, ओके। अगर मैं की पॉइंट्स के बारे में बात करूं यहाँ पे तो ये लिस्ट के अंदर मालदीव्स, अफगानिस्तान एंड सोमालिया आर एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। UK एंड UAE आर एट द 54th and 61st position respectively. India's contribution has unique provisions for promoting the religious minorities in culture and education, and there are no similar provisions for linguistic and religious minorities in any other constitution. कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिस तरीके से रिलीजियस माइनॉरिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है, चाहे फिर वो कल्चर के मामले हो चाहे कि फिर वो एजुकेशन के मामले में हो, ऐसा प्रोविज़न कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में नहीं है, बराबर ना। देयर इज ऑल्सो नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन एनी रिलीजियस सेक्ट्स इन इंडिया, राइट। तो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन की यही चीज़ों की वजह से बराबर ना इंडिया को इस रिपोर्ट के अंदर टॉप स्थान दिया गया है, ओके। ये रिपोर्ट लॉन्च करने का पर्पस क्या है? द पर्पस ऑफ दिस रिपोर्ट इज ऑल्सो टू एजुकेट द वर्ल्ड कम्युनिटी ऑन द प्रिविलेंस ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द माइनॉरिटीज
बेस्ड ऑन देयर फेथ इन द डिफरेंट नेशंस, बराबर ना। तो जो फॉर एग्जांपल कोई पर्टिकुलर माइनॉरिटी, उनका फेथ कोई एक डिफरेंट नेशन के ऊपर होता है, बराबर ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम जो नेशन में वो रहते हैं उनको वहाँ से डिस्क्रिमिनेट किया जाए, बराबर ना। इसके लिए लोगों के अंदर, वर्ल्ड के लोगों के अंदर इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों को इंकरेज करने के लिए यहाँ पे इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ओके ओके, तो सबसे पहले तो इंडिया टॉप्स एज द मोस्ट इंक्लूसिव नेशन फॉर द रिलीजियस माइनॉरिटीज़। ये रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल माइनॉरिटी रिपोर्ट। इस कौन सी संस्था के द्वारा लॉन्च किया गया है? सेंटर फॉर द पॉलिसी एनालिसिस के द्वारा लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और इंडिया ने टॉप किया, इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और बॉटम में कौन आया है? मालदीव्स, अफगानिस्तान और सोमालिया, बराबर ना, राइट। और ये रिपोर्ट का पर्पस आपको ध्यान में रखना है, ओके। और इस संस्था का पहला रिपोर्ट था, इसके लिए भी ध्यान में रखना है, ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की गई है फाइनेंशियल 2023 की, बराबर ना। उसके बारे में बात करते हैं। इस न्यूज़ को समझने से पहले सबसे पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लॉन्च करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करती है, बराबर ना, वो इस मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना, राइट, ओके। और इन्फ्लेशन को कितनी रेंज में कंट्रोल करना है? 2% से लेके 6% की रेंज में, 2% से लेके 6% की रेंज में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, बराबर ना। और ये मॉनेटरी पॉलिसी का मेन ऑब्जेक्टिव है। मॉनेटरी पॉलिसी कौन लॉन्च करता है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी लॉन्च करती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? तो 6 मेंबर्स होते हैं। 6 मेंबर्स में 3 आरबीआई के होते हैं और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए होते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही पर्सन नहीं होते हैं, उन गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए होते हैं, बराबर ना, राइट, ओके। और ये 3 पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए होते हैं, उनका टेन्योर कितना होता है? 4 साल का होता है, बराबर ना, यस। यहाँ तक समझ में आया, ओके। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी, वो ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा हर 2 महीने के बाद एक बार लॉन्च की जाती है। तो अगर हर दो महीने लॉन्च की जाती है तो साल में कितनी बार लॉन्च की जाती होगी? 6 बार। लेकिन अगर कोई ऐसे सर्कमस्टेंसेस है, बराबर ना, तो मिनिमम साल में 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च करनी पड़ेगी, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है, ओके। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में कुछ स्टेटिक फैक्ट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ओके ओके। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी, ये जो अभी लॉन्च की गई, वो फाइनेंशियल 2023 की लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, बराबर ना, फरवरी और मार्च के लिए, राइट। और यहाँ पे इस मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के द्वारा इंडिया का जीडीपी ग्रोथ कितना एस्टिमेट किया गया है? कौन से साल के लिए? कि फाइनेंशियल 2024 के लिए। तो 6.4% एस्टिमेट किया गया है, राइट। तो यहाँ पे वो आपको ध्यान में रखना है, ओके। और ये जो मॉनेटरी पॉलिसी अभी लॉन्च की गई, उस मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस कौन सा रहा? तो स्टांस इज ऑफ विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन। अभी अकोमोडेशन का मतलब क्या है? कि लोगों के हाथ में जो पैसा आ गया है उसको यहाँ पे खींचा जा रहा है। ये मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से ये पैसे को खींचा जा रहा है। अभी कैसे खींचा जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ओके। देखो, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो हर 2 महीने बैठती है ना, वो कमेटी का मेन पर्पस होता है रेपो रेट को डिसाइड करना। और रेपो रेट एक बार डिसाइड हो गया तो उसके माध्यम से सभी लिंक, ये जो सभी रेट्स हैं ना, वो लिंक होते हैं, वो आपो आप तय हो जाएंगे, राइट। तो ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बैठती है, उसका मेन ऑब्जेक्टिव है रेपो रेट को डिसाइड करना, राइट। तो ये रेपो रेट क्या होता है और बाकी की जो सारे टूल्स हैं और उसको किस तरीके से इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं, ओके। चलो, ओके। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेपो रेट से। फ्रेंड्स, रेपो रेट क्या होता है? तो रेपो रेट को समझने से पहले, ओके, दो एंटिटीज़ है, एक बैंक है और एक आरबीआई है, बराबर ना, ओके। अभी बैंक को कैश की रिक्वायरमेंट है, मतलब बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट है।
और वो लोन किससे मांग रहा है, आरबीआई के पास से। तो आरबीआई बैंक को लोन देता है कैश के फॉर्म में, बराबर ना। और अभी फॉर एग्जांपल हम जब लोन लेने के लिए जाते हैं कोई बैंक के अंदर, तो हमको कैसे कुछ गिरवी रखना पड़ता है। उसी तरीके से आरबीआई के पास से जब बैंक लोन लेता है, राइट, तो बैंक को भी कुछ गिरवी रखना पड़ता है। और यहाँ पे बैंक को गिरवी रखना पड़ता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, राइट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल बैंक को 100 करोड़ की लोन चाहिए आरबीआई के पास से, तो अगर बैंक आरबीआई में 100 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी गिरवी रखेगा तो उसको लोन मिलेगी, राइट। और ये जो लोन आरबीआई बैंक को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे प्रोवाइड करता है, और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रेपो रेट बोलते हैं, राइट। कि जब बैंक को आरबीआई से पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवे रख के जब आरबीआई के पास से लोन लेता है, और आरबीआई उसके पास से जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लेता है उसको बोलते हैं रेपो रेट, राइट। और वो कितना रखा गया है, 6.50%। ओके, रेपो रेट समझ में आया। ओके, रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, तो रेपो रेट का उल्टा, कि जब बैंक के पास सरप्लस मनी होता है, तब वो कहाँ पे जमा करती है, आरबीआई के अंदर जमा करती है, राइट। और जब अभी फॉर एग्जांपल हम कोई बैंक के अंदर अपना डिपॉजिट रखे तो बैंक हमको क्या प्रोवाइड करेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पे बैंक आरबीआई के अंदर फॉर एग्जांपल उसने 100 करोड़ रुपया डिपॉजिट किया आरबीआई के अंदर, तो आरबीआई उसको क्या प्रोवाइड करेगी, चलो अगेन हम दो एंटिटी लेते हैं इस रिवर्स रेपो रेट को समझने के लिए, बराबर ना। कि फॉर एग्जांपल बैंक के पास 100 करोड़ रुपया है, सरप्लस मनी पड़ा है, तो आरबीआई उसको क्या प्रोवाइड करेगी, 100 करोड़ का इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगी, 100 करोड़ का। और उसके अलावा यहाँ पे आरबीआई उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगी 100 करोड़ की, राइट। तो जब बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई के अंदर पार्क करता है तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट भी देता है, उसके अलावा गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है 100 करोड़ की। तो ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उसको इंटरेस्ट मिलता है बैंक को, उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। और रिवर्स रेपो रेट अभी कितना रखा गया है, 3.35%। ओके, तीसरा टूल है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रूल। अभी रिवर्स रेपो रेट और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट दोनों का मैकेनिज्म तो सेम है कि जब बैंक अपना सरप्लस मनी आरबीआई के अंदर पार्क करता है तो आरबीआई उसको इंटरेस्ट तो प्रोवाइड करता है, लेकिन स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट के अंदर आरबीआई बैंक को गवर्नमेंट सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पे देखो एक बार फिर से कि जब बैंक को अपना सरप्लस मनी आरबीआई में पार्क करना है और उसको मात्र इंटरेस्ट ही चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं चाहिए, तो वो कौन से रेट का इस्तेमाल करेगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट का। और अगर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी चाहिए तो उसको कौन से रेट का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रिवर्स रेपो रेट का। यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, रिवर्स रेपो रेट कितना है, 3.35%, और एसटीएफ रेट कितना है, 6.25%। ये दो रेट को मेज़र करके कंपेयर करके आपको पता चल रहा है कि बैंक को किस में फ़ायदा रहेगा। मुझे बताओ बैंक को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। अगर एक पर्टिकुलर बैंक आरबीआई में पैसा जमा कर रहा है अपना, तो उसमें उसको ये रिवर्स रेपो रेट और एसटीएफ रेट में से किस में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, एसटीएफ में। और आरबीआई ने उसको क्या बोला है कि मैं तुझे रेट ज़्यादा प्रोवाइड करूँगा, लेकिन एक शर्त पे कि मैं तुझे गवर्नमेंट सिक्योरिटी नहीं दूंगा। समझ में आ रहा है कि रिवर्स रेपो रेट में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उसकी जगह पे उसको क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और एसडीएफ में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है, लेकिन उसकी जगह पे उसको क्या नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। मतलब आरबीआई का कहना क्या है कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेस नहीं करोगे मेरे पास से, बराबर ना, तो मैं आपको ज़्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करूँगा। समझ में आ रहा है, आरबीआई बैंकों को ये बोल रहा है। तो आरबीआई बैंकों को ऐसा क्यों बोल रहा है, राइट। कि आपको पता होगा फ्रेंड्स कि हर कोई भी देश का फॉरेक्स रिजर्व जितना मजबूत है उतना उसको बाहर से लोन ज़्यादा मिलेगी। और फॉरेक्स रिजर्व के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी आता है, गोल्ड भी आता है, उसके अलावा एसडीआर भी आता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, बराबर ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा होगा, आरबीआई के पास जितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज़्यादा होगा,
उसका उतना हमारा फॉरेक्स रिजर्व मजबूत होगा और उतना हमको बाहर से लोन ज़्यादा मिल पाएगी, बराबर ना। तो अभी अगर आरबीआई अपने पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ी है अगर वो बैंक को ही दे देगी रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से, तो हमारा फॉरेक्स रिजर्व डाउन हो जाएगा। तो आरबीआई ने बैंकों को क्या बोला कि भाई अगर आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको जस्ट हमारे में पैसा ही जमा करना है, तो आप तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मत लीजिए, जस्ट इंटरेस्ट लीजिए और आप कौन से रेट का इस्तेमाल कीजिए, एसटीएफ रेट का। समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके ओके अभी ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट को समझने से पहले हम सबसे पहले कैश रिजर्व रेशियो देख लेते हैं और एसएलआर देख लेते हैं, बराबर ना, वो क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल कोई बैंक के पास 100 करोड़ रुपया है, 100 करोड़ रुपया है, तो वो बैंक को उसमें से कुछ पैसा कैश रिजर्व रेशियो के फॉर्म में रखना पड़ता है और कुछ पैसा स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो के फॉर्म में रखना पड़ता है। और कैश रिजर्व रेशियो अभी कितना रखा गया है, 4.50%। मतलब अगर कोई बैंक के पास 100 करोड़ रुपया है तो उसमें से 4.50 करोड़ उसको कैश के फॉर्म में रिजर्व रखना पड़ेगा और ये पैसा कहाँ पे रखना पड़ता है, आरबीआई के अंदर रखना पड़ता है। ओके, और अगर कोई बैंक के पास 100 करोड़ रुपया है तो उसमें से 18 करोड़ रुपया मतलब 18% उसको एसएलआर के फॉर्म में रखना पड़ेगा। और ये एसएलआर के फॉर्म में जो भी पैसा रखा जाता है वो बैंक अपने पास ही रखती है। और एसएलआर के फॉर्म में क्या रखा जाता है, तो कैश भी रखा जाता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी रखी जाती है, बराबर ना, कुछ अच्छे बॉन्ड्स भी रखे जाते हैं, बराबर ना, राइट, गोल्ड भी रखा जाता है, राइट। तो एसएलआर के फॉर्म में आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन फॉर एग्जांपल 100 करोड़ रुपया आपके पास है कोई पर्टिकुलर बैंक के पास, उसमें से 4.50 करोड़ रुपया तो कैश के फॉर्म में आरबीआई में रखना पड़ेगा और 18 करोड़ रुपया ये सब चीज़ों के फॉर्म में बैंक को अपने पास में रखना पड़ेगा। ओके, तो अभी बैंक के पास एज ए लोन देने के लिए कितना पैसा बाकी बचा है, तो 71.5 करोड़ रुपये बाकी बचा है, राइट। तो ये पैसा वो मार्केट में घुमा सकती है, राइट। तो ये पैसा क्यों रिजर्व रखा जाता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ तो बैंक तुरंत बंद ना हो जाए, बैंक के पास इतना पैसा रिजर्व में पड़ा है वो अपना बिजनेस चालू रख सके, राइट। तो हर एक बैंक को ये सब मेंटेन करना पड़ता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि एसएलआर के अंदर फॉर एग्जांपल बैंक ने 18 करोड़ रुपया मेंटेन किया है और वो सभी 18 करोड़ की उसने क्या मेंटेन की है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन की है। वो एक बार आप मान लो, एक एज्यूम करो, एक आइडियल सिचुएशन, ओके, कि एसएलआर में बैंक ने कितना गवर्नमेंट सिक्योरिटी मेंटेन किया है, 18 करोड़ का। ओके फ्रेंड्स, ओके, अभी हम समझते हैं ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट क्या है। अभी फॉर एग्जांपल बैंक को 25 करोड़ की लोन चाहिए आरबीआई के पास से, कितने करोड़ की, 25 करोड़ की, राइट। और बैंक के पास अगर मैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बात करूं तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी बैंक के पास है टोटल 25 करोड़ की, 25 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो है बैंक के पास और उसको लोन भी कितने की चाहिए, 25 करोड़ की, बराबर ना। लेकिन 25 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसमें से 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो बैंक ने कहाँ पे रख ली है, एसएलआर पे मेंटेन कर दी है। बाकी कितनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाकी बची, 7 करोड़ की, जो बैंक के पास सरप्लस पड़ी है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। बैंक को लोन कितनी चाहिए, 25 करोड़ की। ओके, तो अभी हमने पढ़ा था कि अगर बैंक को लोन चाहिए आरबीआई से तो आरबीआई उसको लोन प्रोवाइड करेगी, लेकिन उसके बदले में बैंक को क्या जमा करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो सबसे पहले उसको 25 करोड़ की लोन चाहिए, लेकिन बैंक यहाँ पे सबसे पहले प्रयत्न करेगा कि ये उसके पास जो सरप्लस गवर्नमेंट सिक्योरिटी पड़ा है जो उसने एसएलआर में मेंटेन नहीं किया है वो उसके पास कितना पड़ा है, 7 करोड़ का। तो बैंक ये 7 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवे रख के आरबीआई के पास से कितना लोन ले सकती है, 7 करोड़ का। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे उसको लोन मिलता है उसको क्या बोलते हैं, रेपो रेट भी बोलते हैं, राइट। लेकिन बैंक को तो कितना पैसा चाहिए, 25 करोड़ का। तो यहाँ पे अभी बैंक क्या करेगी, उसके पास कोई चारा नहीं है कि उसको आरबीआई के पास से अगर लोन चाहिए तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी तो गिरवे रखनी ही पड़ेगी, और जो उसके पास सरप्लस पड़ी थी उसके माध्यम से तो उसने ऑलरेडी लोन ले लिया रेपो रेट के माध्यम से, और अभी भी उसको पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो वो अभी गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यूज़ करेगी। लेकिन कहाँ पे मेंटेन की हुई, एसएलआर में मेंटेन की गई।
तो ये 18 करोड़ की गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो एसएलआर में मेंटेन की है वो अभी बैंक बाहर निकालेगी। वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को गिरवे रख के वो फिर आरबीआई से लोन लेगी। तब आरबीआई उसके पास से ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है और वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या बोलते हैं, एमएसएफ। इसका रेट देखो 6.75%, इसका रेट देखो 6.50% है। समझ में आया, राइट। तो एमएसएफ पे जो बैंक है ना एकदम लास्ट रिसोर्ट है, जब उसके पास कोई चारा नहीं बचता तब वो एमएसएफ से आरबीआई से लोन लेती है। क्योंकि उस पर उसको दो नुकसान है, एक तो उसको ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसके अलावा उसको पेनल्टी भी लगेगी, क्योंकि ये अगर उसने गवर्नमेंट सिक्योरिटी एसएलआर में जो मेंटेन की वो अगर उसका यूज़ किया जाएगा तो आरबीआई उसके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। सिंपल, बराबर ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। ओके, तो अभी तक हम जितने भी रेट पढ़े, ये रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, ये सभी के माध्यम से या तो बैंक आरबीआई से मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए लोन ले सकता है, या तो फिर बैंक आरबीआई के अंदर मैक्सिमम 14 डेज़ के लिए पैसा जमा कर सकता है। मैक्सिमम उसका टेन्योर कितना है, 14 डेज़। लेकिन अगर हम बैंक रेट की बात करें तो बैंक रेट हमेशा एमएसएफ रेट के इक्वली होता है। और जब भी बैंक को 14 डेज से 1 साल के बीच में पैसे की रिक्वायरमेंट हो आरबीआई से, तब वो बैंक रेट से पैसा उधार लेता है आरबीआई के पास से, और वो कितना रहता है, 6.75%। ओके, तो आपको ये सभी टूल्स के अंदर अच्छे से समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। ओके, और अभी ये जो मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा जो रेपो रेट के अंदर बदलाव किया गया है, जो लास्ट मतलब 2 महीने पहले की जो रेपो रेट था तब 6.25% डिसाइड किया गया था, और अभी कितना डिसाइड किया गया है, 6.50%। मतलब मैं बोल सकता हूँ रेपो रेट के अंदर 0.25% की बढ़ोतरी की गई है, बराबर ना। तो ये रेपो रेट के अंदर बढ़ोतरी की गई, उसका मतलब क्या है कि जो बैंकों को पहले आरबीआई से 6.25% के ऊपर लोन मिलता था, वही बैंकों को अभी आरबीआई से 6.50% के ऊपर लोन मिलता है। मतलब आरबीआई से बैंकों को महंगी लोन मिल रही है, तो बैंकों को महंगी लोन मिल रही तो वो आगे मार्केट में भी महंगी लोन बेचेंगे, और मार्केट में सबको महंगी लोन मिलेगी तो लोग लोन कम लेंगे, लोन कम लेंगे तो वो लोग उनके पास पैसा कम रहेगा, और पैसा कम रहेगा तो वो खर्चा कम करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अकोमोडेशन कोविड के टाइम पे दिया गया था उसको विड्रॉ कर रहा है आरबीआई। समझ में आया फ्रेंड्स अभी क्या हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो, ओके। उसके अलावा ये मॉनेटरी पॉलिसी के दौरान आरबीआई के द्वारा कुछ एडिशनल मेजर्स भी रखे गए हैं, उसके बारे में बात करते हैं, बराबर ना। कि आरबीआई ने ये जो यूपीआई फैसिलिटी है, यूपीआई फैसिलिटी अभी तक इंडियन सिटीजन ही इसका यूज़ कर पाते थे, बराबर ना। तो अभी आरबी और उसके अलावा जब जब से इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है, कब से बना है, 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक, जब से इंडिया G20 का प्रेसिडेंट बना है, तब से इंडियन सिटीज़न उपरांत G20 के जो सिटीजन्स आएंगे G20 कंट्रीज़ के इंडिया को विजिट करने के लिए, उसको भी यूपीआई फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बात की गई थी। लेकिन अभी क्या बोला है कि एयरपोर्ट के ऊपर कोई भी ट्रैवलर आएगा कोई भी नेशन से, उसको यूपीआई का यूज़ करने देंगे। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा, आरबीआई के द्वारा ये प्रपोजल रखा गया है कि आरबीआई प्रपोज टू परमिट ऑल इनबाउंड ट्रैवलर्स टू इंडिया टू यूज़ द यूपीआई for their merchant payments while they are in India. Initially, it will be extended to travelers from the G20 countries arriving at the select international airport. आरबीआई ने क्या बोला कि अभी तक क्या था कि एक तो इंडियन सिटीजन तो यूपीआई का यूज़ कर ही रहे हैं, उसके अलावा जो G20 के जो नेशनल्स जो आते हैं विजिट करने के लिए, तो एयरपोर्ट के अंदर वो मर्चेंट पेमेंट्स यूपीआई के माध्यम से कर पाए, इसके लिए उनको परमिशन दी गई थी। और अभी क्या बोला गया है कि सभी एयरपोर्ट के ऊपर जो भी ट्रैवलर आएगा उसको यूपीआई के माध्यम से पेमेंट कर दिया जाएगा, मतलब करने देंगे, सिंपल, बराबर ना। ओके, समझ में आया। ओके, उसके अलावा आरबीआई के द्वारा एक और इनिशिएटिव लिया गया है कि अभी तक हमने एटीएम का यूज़ किया है। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। और एटीएम के अंदर हम जब विड्रॉ करते हैं तब क्या निकलता है, करेंसी नोट निकलती है, नोट्स निकलती है। और अभी करेंसी नोट्स के अलावा अगर
कॉइन्स को भी अगर हम एटीएम से बाहर निकालें तो कॉइन्स का भी देश के अंदर अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो पाएगा। तो आरबीआई का ये जो आइडिया है उसके लिए उसने एक ट्रायल बेसिस लॉन्च किया है। आरबीआई ने एक एटीएम जैसा एक मशीन लॉन्च किया है। उस मशीन का नाम क्या है? क्यूआर कोड बेस्ड कॉइन वेंडिंग मशीन। जो कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, जैसे एटीएम के माध्यम से नोट्स डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उसी तरीके से ये कॉइन वेंडिंग मशीन से कॉइन डिस्ट्रीब्यूट हो गए और ये क्यूआर कोड बेस है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपको 20 रुपये के कॉइन चाहिए तो आपको ये मशीन के ऊपर एक क्यूआर कोड स्कैनर होगा, आपको वहाँ पे 20 रुपया लिखना है और 20 रुपये के कॉइन्स बाहर आ जाएंगे, राइट। तो आरबीआई ने ये प्रोजेक्ट ट्रायल बेसिस के ऊपर कहाँ पे लॉन्च किया है? 12 सिटीज़ के अंदर, बराबर ना। वो आपको ध्यान में रखना है, जस्ट सिंपल, बराबर ना। ओके अगर मैं यहाँ पे मैंने जैसे बात की कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाती है, और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर कितने मेंबर्स होते हैं? 6 मेंबर्स होते हैं। तो ये 6 मेंबर्स कौन कौन हैं वो भी आप एक बार देख लो। तो एक तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के चेयरमैन होते हैं जो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। कौन है? शक्तिकांत दास, वो उसके चेयरमैन होते हैं। उसके अलावा डॉक्टर शशांक बेड़े, असीमा गोयल, प्रोफेसर जयंत वर्मा, ये जो 3 है ना वो गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किए गए मेंबर्स हैं। और डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल पात्रा और शक्तिकांत दास वो आरबीआई के मेंबर्स हैं। आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, ये डेप्यूटी गवर्नर है, और ये आरबीआई के डिपार्टमेंट के एक हेड है, बराबर नाम राजीव रंजन। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अगर मैं आरबीआई के बारे में बात करूँ तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, बराबर नाम आरबीआई एक्ट 1934 के अंडर में। पहले उसकी ऑफिस कलकत्ता में रखी गई थी, सेंट्रल ऑफिस, लेकिन उसको फिर मुंबई में शिफ्ट किया गया 1937 के अंदर। उसके अलावा उसका नेशनलाइजेशन कब हुआ? 1949 के अंदर, बराबर ना, राइट। और जब उसका नेशनलाइजेशन हुआ आरबीआई इज फुल्ली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, राइट। टू मार्क 75th ईयर पब्लिक ओनरशिप ऑफ द आरबीआई इन इट्स इमरजेंस एज अ नेशनल इंस्टीट्यूशन, बराबर ना। ओके, ठीक है। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो मिनिस्टर है हमारे गिरिराज सिंह, उन्होंने लॉन्च किया है मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये मिशन अंत्योदय सर्वे 2022-23 क्या है, पहले तो वो देखते हैं। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, हमने बहुत बार करंट अफेयर में किया भी है कि हमारा एक मिशन है अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। उसके अलावा उसी तरीके का है नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। तो ये जो लाइवलीहुड मिशन है वहाँ पे रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर गांव के लोगों की आजीविका इंप्रूव करने की बात चल रही है, और जो अर्बन लाइवलीहुड है उसके अंदर शहर के लोगों की आजीविका इंप्रूव करने की बात चलती है। तो जब से ये मिशन हमने लॉन्च किया है उस मिशन का कितना प्रभाव हुआ है उसके लिए अंत्योदय सर्वे किया जाता है। और ये 2022-23 का सर्वे लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। मतलब यहाँ पे कौन से मिशन का अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट होने की बात चल रही है? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो गांव के लोगों का इस मिशन के द्वारा उनकी आजीविका के ऊपर कितना प्रभाव हुआ है, बराबर ना, वो यहाँ पे उसको चेक करने के लिए सर्वे किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के द्वारा। ओके, न्यूज़ के बैकग्राउंड के बारे में समझ में आया फ्रेंड्स? ओके, अगर मैं इस सर्वे के बारे में बात करूँ तो बेस्ड अपॉन द सेंट्रल गवर्नमेंट्स होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, इट इज़ एन एनुअल सर्वे एट द ग्राम पंचायत लेवल टू मॉनिटर द प्रोग्रेस इन द डेवलपमेंट प्रोसेस इन द रूरल एरिया। इट इज़ बीइंग कंडक्टेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट अक्रॉस द ऑल द ग्राम पंचायत इन इंडिया। कब से सेलिब्रेट किया, कब से सर्वे किया जाता है? 2017-18 से, बराबर ना, राइट।
अगर मैं इस सर्वे के की पॉइंट्स के बारे में बात करें तो इट रैंक्स द पंचायत, यहाँ पे सर्वे करने के बाद ग्राम पंचायत को रैंक प्रोवाइड किया जाता है बेस्ड ऑन द डेटा कलेक्टेड थ्रू द सर्वे एंड मेक्स द गैप रिपोर्ट विच इज़ एन इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर द ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान। तो जब ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान होता है तो ये जो सर्वे का जो रिपोर्ट आया वो एक गैप रिपोर्ट तैयार करता है कि भाई इतना चाहिए था और आपने इतना किया है और आपको अभी इतना करना है, बराबर ना। तो जो ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान है उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करने में और मदद करता है ये रिपोर्ट, बराबर ना, राइट। तो ये जो सर्वे है 2022-23 का, बराबर ना, उसमें 2,69,253 ग्राम पंचायत को सर्वे किया गया है, राइट। ऐसे ग्राम पंचायत के जिसका प्रोफाइल ई ग्राम स्वराज के ऊपर अपलोडेड है, बराबर ना, ओके। और त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड आर नॉट कवर्ड येट ड्यू टू द इलेक्शंस, बराबर ना, ओके। ओके तो यहाँ पे जो सर्वे किया जाता है ग्राम पंचायत का, उनको जो रैंक प्रोवाइड किए जाते हैं वो कौन कौन से फैक्टर को ध्यान में रख के किया जाता है। तो क्या पंचायत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, पंचायत सर्विसेज कैसे प्रोवाइड करती है, विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, विलेज सर्विस कैसे प्रोवाइड करती है, और विलेज प्रैक्टिसेस वो लोग कैसे प्रैक्टिस करते हैं, बराबर ना, मतलब एक पर्टिकुलर डेवलप विलेज बनने के लिए। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जो 26 करो करो कर लो कर लो कर लो काढ़वानो काढ़ लो, काढ़ी दो 2 मिनट। और इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए टोटल 26 सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स वो अपने अपने इन्वेस्टिगेशन को कंसल्ट करती है, ओके। तो आपको इस सर्वे के बारे में अच्छी तरीके से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, चलो। हमारे नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर हैं, उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट उत्सव टू प्रमोट द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो डिजिटल पेमेंट उत्सव एक कंप्रिहेंसिव कैंपेन एमिंग एट प्रमोटिंग द डिजिटल पेमेंट्स अक्रॉस द इंडिया हैज़ बीन लॉन्च बाय द इंडियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो हमारे मिनिस्टर फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। उन्होंने लॉन्च किया डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा which aims to educate the public about the various digital payment solutions and the security and safety of the digital transactions। तो यहाँ पे डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट उत्सव, उसके अलावा डिजिटल पेमेंट संदेश यात्रा, उसके अंदर लोगों को डिजिटल पेमेंट किस तरीके से करना है, अलग अलग कितने सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, किस तरीके से उसके अंदर सेफ्टी और सिक्योरिटी रही हुई है, उसके बारे में अवेयरनेस करने का प्लान है, राइट। अगर मैं डिजिटल पेमेंट उत्सव के बारे में बात करूँ, this campaign, which is a part of the G20 Digital Economy Working Group, aims to highlight the India's path towards a digital transformation. This campaign will focus on boosting the digital payments across the India, particularly in the cities of the Lucknow, पुणे, हैदराबाद एंड बेंगलुरु। ये जो पर्टिकुलर सिटीज़ है, बराबर ना, उसके अंदर डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए ये कैंपेन को लॉन्च किया गया है इस मिनिस्ट्री के द्वारा। और इट इज़ अ पार्ट ऑफ द जो अभी G20 की प्रेसिडेंसी हमारे पास है और हम एक ग्रुप की मीटिंग को होस्ट कर रहे हैं, G20 डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप की मीटिंग को, तो ये इसी का पार्ट है, बराबर ना। और अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करूँ तो हमारे मिनिस्टर कौन है, अश्विनी वैष्णव, और हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, राजीव चंद्रशेखर, ओके।
और हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि एयर इंडिया ने साइन एग्रीमेंट किया है टू बाय अराउंड द 500 न्यू प्लेन्स फ्रॉम द एयरबस एंड बोइंग। देखो ये वही एयर इंडिया की न्यूज़ है जो कुछ महीनों पहले, कुछ साल पहले डेप्ट में थी और उसको टाटा ने टेक ओवर कर दिया था 18,000 करोड़ के अंदर। और वो एयर इंडिया ने अभी एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा ऑर्डर साइन किया है, वो सबसे बड़ा ऑर्डर दिया है। और वो भी ऐसी वैसी कंपनी को नहीं, बोइंग और एयरबस। बोइंग यूएस की कंपनी है और एयरबस फ्रांस की कंपनी है, और ये दोनों कंपनी को टोटल 470 एयरक्राफ्ट बनाने का ऑर्डर किसने दिया है? एयर इंडिया ने दिया है, राइट। टोटल $100 बिलियन का ये ऑर्डर है। एविएशन सेक्टर का सबसे बड़ा ऑर्डर है ये वाला, बराबर ना, राइट। और किसके द्वारा दिया गया है? एयर इंडिया के द्वारा। किसको दिया गया है? एयरबस और बोइंग को, सिंपल, बराबर ना। ओके, उसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि जर्मनी की जो फॉर्मर चांसलर थी एंजेला मेर्कल, उनको अभी ऑनर दिया गया है यूनेस्को पीस प्राइज़ का। यूनेस्को पीस प्राइज़ का ऑनर किसको दिया गया है? जर्मनी की जो एंजेला मेर्कल जो फॉर्मर चांसलर थी उनको दिया गया है। अभी यूनेस्को पीस प्राइज़ ये क्यों दिया जाता है कि अगर कोई पर्सन, कोई संस्था दुनिया के अंदर शांति बनाए रखने के लिए कोई कंट्रीब्यूशन करता है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। और ये एंजेला मर्केल को क्यों दिया गया? क्योंकि 2015-16 के अंदर उन्होंने जर्मनी के अंदर लगभग 2.9 मिलियन रेफ्यूजीज़ को वेलकम किया था। सीरियन रेफ्यूजीज़ को वेलकम किया था, इसके लिए उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है, बराबर ना, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो उसके की पॉइंट्स के अंदर कि 2015 के अंदर जब यूरोपियन माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था तब सीरियन जो रेफ्यूजी थे उनको जर्मनी ने आसरा दिया था, बराबर ना। और जो एंजेला मर्केल थी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि वी कैन डू दिस एज अ यूरोप वॉज कन्फर्ड विद द लार्जेस्ट रेफ्यूजी क्राइसिस इट हैज़ सीन इन द ईयर्स, बराबर ना। तब उनके इस इनिशिएटिव की वजह से उनको ये ऑनर दिया गया है, सिंपल, बराबर ना, ओके। अगर मैं एंजेला मर्केल के बारे में बात करूँ तो उनका जन्म हुआ था जर्मनी के अंदर। शी बिकेम द फर्स्ट फीमेल चांसलर ऑफ द जर्मनी इन 2005, और उन्होंने ये चांसलर के तौर के ऊपर 16 साल तक काम किया, बराबर ना। 2021 में उन्होंने रिटायरमेंट मतलब रिजाइन अनाउंस किया, बराबर ना, ओके। ये जो एंजेला मर्केल है उनको जवाहरलाल नेहरू प्राइज़ फॉर द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको जवाहरलाल नेहरू प्राइज़ भी दिया गया था 2011 के अंदर इंडिया के द्वारा, बराबर ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं यूनेस्को पीस प्राइज़ की बात करूँ तो इस प्राइज़ का इंटेंट है टू ऑनर एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन और एन प्राइवेट और पब्लिक बॉडी विच इज सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू प्रमोशन, रिसर्च, सेफ गार्डिंग और मेंटेनेंस ऑफ द पीस, बराबर ना। ये प्राइस एस्टेब्लिश किया गया 1989 से, बराबर ना। और उसके अलावा अगर मैं कुछ अदर फेमस रेसिपेंट्स के बारे में बात करूँ इस ऑनर के, तो नेल्सन मंडेला, फ्रेडरिक डी क्लर्क एंड जिमी कार्टर, बराबर ना। ये भी कुछ बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, बराबर ना, ओके। अगर मैं यूनेस्को के बारे में बात करूँ तो उसके डायरेक्टर जनरल है एड्रे ओजुले, हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस के अंदर, और एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? 1945 के अंदर, बराबर ना, ओके। ओके फ्रेंड्स, आज की सभी न्यूज़ के अंदर आपको अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।